बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु नदी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में हम जानेंगे सर्वप्रथम कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। सिंधु के साथ सरस्वती नदी का भी नाम आता है, तो सरस्वती नदी का भी उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है और इसका अंतिम मिलन जो है वो कहाँ पर होकर जाता है। उसके अलावा भी कुछ सरस्वती नदी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, पूर्व ज्ञान के आधार पे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो चुकी है। तो सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन उपग्रह से एक जानकारी मिली है, तो उसके बारे में भी हम पता करेंगे। आइए, उसके अलावा और कहाँ कहाँ कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगे खबब, सिंगमुख और हिमनद से होता है। ठीक है, तिब्बत के कैलाश सरोवर को आप याद रख लीजिए। तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये सेन खबब और सिंगमुख और हिमनद, इनको भी आप ध्यान रखें, लेकिन आप कैलाश मानसरोवर पर ज़्यादा ध्यान रखें। फिर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो आपको याद रखना है, शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है सरस्वती नदी का उद्गम। यहाँ से ये आदि बद्री के पास, मतलब शिवालिक की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और आदि बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई ये कुरुक्षेत्र, घग्गर, हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है। ठीक है, वापस सुन लीजिए। आदि बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है ये सरस्वती नदी, सिंधु नदी, और यहाँ से सिंधु नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, ये सब हरियाणा के पास, हरियाणा, घग्गर, आपका कुरुक्षेत्र, घग्गर, हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा नामक स्थान से हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ में नौहर में प्रवेश करती है। यहाँ से बीकानेर और जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रन में प्रवेश कर प्रभास पतन के पास समुद्र में गिर जाती थी। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ और गुजरात के कच्छ के रन में प्रवेश कर प्रभास पतन के पास समुद्र में गिरती है ये आपकी सिंधु नदी। सिंधु नहीं, सरस्वती नदी जो है वो आपको हनुमानगढ़ जिले में आती है। ये बीकानेर, जैसलमेर से होती हुई गुजरात के कच्छ के रन में प्रवेश कर प्रभास पतन के पास समुद्र में गिरती है। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, सरस्वती नदी अभी लुप्त हो चुकी है, इसके कहीं कहीं अवशेष ही मिलते हैं। भू संरचना में परिवर्तन के कारण ये विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं हम। वर्तमान में ये नदी जो है वो अस्तित्व में नहीं होने के कारण कतिपय विद्वान सरस्वती नदी को मात्र कल्पना ही मानते रहे हैं, लेकिन भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का अब पता लग गया कि आज भी ये जो नदी है वो भूमिगत होकर बह रही है। तो इसके बहाव क्षेत्र का उपग्रह द्वारा ली गई फोटो में पता चला है। बाकी ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये लुप्त हो चुकी है, किंतु वर्षा काल में ये नदी शुरू भी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1921 आपने याद किया था, दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करने वाले एकमात्र व्यक्ति सबसे पहले वही हैं। तो 1921 में हड़प्पा, ये कौन सी नदी के किनारे है स्थल? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बना हुआ है और भारत की कांस्यकालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कांस्यकालीन यानी कांसे की धातुएं यहाँ पर मिली है, मानव ने कांसे की धातुओं का प्रयोग यहाँ पर किया है, तो सभ्यता के अवशेष मिले। 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक सिंधु और गंगानगर जिले में शुष्क घग्गर, यानी घग्गर का पुराना नाम, सरस्वती नदी का पुराना नाम घग्गर है भैया, आप ये ध्यान रखेंगे। घग्गर का, सरस्वती नदी का पुराना नाम घग्गर है, और अब तक सिंध और गंगानगर जिले में शुष्क घग्गर नदी के तट पर मानव सभ्यता के अवशेष मिले। खुदाई के
जब यहाँ खुदाई की गई थी, दयाराम साहनी ने जब यहाँ खुदाई की थी, तो खुदाई के दौरान इनको यहाँ पर 2 टीले चुने गए, 2 टीले मिले। प्रारंभ में हड़प्पा से इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण इसको नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। बाद में सिंधु नदी के दोनों ओर इसके विस्तार को देखकर, सिंधु नदी के दोनों ओर बहती हुई जब ये नज़र आई, इसका विस्तार नज़र आया, तो इसका नया नाम रख दिया सिंधु सभ्यता। सिंधु नदी के दोनों ओर इस नदी का विस्तार देखने को मिला, तो इसका नया नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए 2 नाम आ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले इसलिए हड़प्पा सभ्यता, और सिंधु नदी के दोनों ओर इसके अवशेष मिले इसलिए सिंधु सभ्यता इसको कहा गया। लेकिन अब भारत में सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी के तट पर सभ्यता के अधिकांश स्थल केंद्रित होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम देने का आग्रह किया गया। क्या कहा है? भारत में सरस्वती नदी के तट पर सभ्यता के अधिकांश स्थल होने के कारण, सरस्वती नदी के किनारे पर बहुत सारे स्थल हैं, और बहुत सारे स्थल होने के कारण सिंधु के साथ सरस्वती नदी का नाम भी जोड़ दिया गया और ये नाम आगे देने के लिए आग्रह किया गया। इसमें एक पुरातत्ववेत्ता हैं, कौन है? डॉक्टर वी श्री वाकणकर, जिन्होंने उत्खनन कार्य किया जाता है। तो पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वी श्री वाकणकर जिन्होंने उत्खनन किया, उनकी मान्यता है कि दोनों सभ्यताएं सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों आधारभूत संस्कृति के ही प्रतिरूप है। एक महत्वपूर्ण संस्कृति का रूप है ये। सरस्वती नदी की जो है अभी खोज जारी है, ढूंढ रहे हैं उसे, उपग्रह के माध्यम से अन्वेषण जारी है। बाद में किसी निश्चित मत की ओर ले जाया जाएगा कि ये लुप्त हो चुकी है या अभी भी ये भूमिगत होकर बह रही है। अतः अधिकांश पुरातत्ववेत्ता अभी इसका उल्लेख सिंधु सभ्यता के रूप में ही करना उचित समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु स्थापत्य कला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप 6ठी क्लास से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि सिंधु स्थापत्य कला क्या है। 6ठी क्लास में भी आपने इसके नगर नियोजन के बारे में पढ़ा, तो आप इसे 12th की दृष्टि से विस्तृत रूप में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ेंगे नगर नियोजन के बारे में कि सिंधु स्थापत्य कला में नगर नियोजन कैसे थे, नगर कैसे थे। तो देखिए, सुनियोजित नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता कह लो, इनमें सुनियोजित नगर नियोजन था। बहुत ही तरीके से नगर बने हुए थे। आप इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे और अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वर्तमान भी कुछ ऐसा ही है। तो देखिए, प्रत्येक नगर में ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी और नीचे समतल पर नगर बना हुआ है। गढ़ी मतलब किले जो होते हैं, ऊंचे चबूतरों पर ऊंचाई पर बने हुए हैं किले, और नीचे आपका समतल नगर निवास करता है। जो गढ़ है उसमें राजा, पुरोहित और अन्य प्रमुख व्यक्तियों का निवास था। किलों में, दुर्ग में जो ऊंचाई पर है, आपने और भी देख रखे होंगे, मोटी दीवार का चारों तरफ परकोटा होता था। ठीक है, चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई होती थी, परकोटा उसी को कहते हैं। और परकोटे की दीवार जो थी वो काफ़ी चौड़ी थी। नीचे समतल पर बसा नगर रहता था, यानी कि जो प्रजा है वो नीचे वाले इलाकों में नगर में बसती थी। नगर में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें थी, 90 डिग्री के एंगल की। इस प्रकार 90 डिग्री के एंगल की सड़कें होती थी, जिसकी ऊंचाई 9 से 34 फीट थी। एक सड़क 34 फीट की मिली, जो संभवतः राजमार्ग रहा होगा। ठीक है, 34 फीट की एक सड़क मिली है और उसे राजमार्ग बताया गया। फिर है गलियाँ जो है वो 1 से 2.2 मीटर तक की गलियाँ होती थी। 1 से 2.2 मीटर तक की गलियाँ। कालीबंगा की अगर बात करें, हनुमानगढ़ में है आपका कालीबंगा, और कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा की सड़कें 1.8, 3.6, 5.4, 7.2 मीटर चौड़ी होती थी। बड़ी ईंटों की आकृति का अनुपात याद रखेंगे आप, ईंट का 4:2:1। तो ये बड़ी ईंटों की आकृति का ये अनुपात है। सामान्यतः जो ईंटें काम में ली जाती थी वो 7.5 × 15 × 30 इंच की होती थी, पर बड़ी ईंट जो है वो 4:2:1 की होती थी। परकोटे के लिए ईंटें 10 × 20 × 40 इंच की होती थी। नालियों से पानी निकालने की व्यवस्था अच्छी थी। पक्की ईंटों से मिस्रवासी भी परिचित नहीं थे, उन्हें पता नहीं था पक्की ईंटें कैसी होती है। साधारणतः प्रत्येक घर में 3 से 4 कमरे, स्नानागार, 3-4 कमरे, स्नानागार
शौचालय, पाठशाला और कुआं होता था। ठीक है, जो आप साधारण नॉर्मल जो घर होते हैं उसमें 3-4 कमरे, स्नानागार, बाथरूम यानी शौचालय, पाठशाला और कुआं, और बीच में आंगन। प्रत्येक घर में जल निकासी के लिए नालियों का प्रबंध होता था। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे खुद के जो अभी वर्तमान में घर है लगभग कुछ वो ऐसे ही है। 3-4 कमरे, बाथरूम, शौचालय, कुआं, पाठशाला और बीच में आंगन, और पानी जो है घर का नालियों का प्रबंध भी करवाया जाता है। तो ये स्थिति थी नगर नियोजन, बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी नगर नियोजन की। आप फोटो देखिए एक बार, ये मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन है। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन, नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, कमरे, शौचालय, स्नानागार की बहुत अच्छी व्यवस्था, और रूम अलग से बना रखे हैं, प्लस आंगन देख सकते हैं आप, और कुआं भी इसी आंगन के अंतर्गत रखा जाता था। तो नालियों का जल निकासी के लिए प्रबंधन भी बहुत ही अच्छा बताया गया। तो ये नगर नियोजन व्यवस्था है। फिर है जल विकास, जल निकास की ये नालियाँ आप देख सकते हैं। लोथन की नाली है ये, लोथल आपका गुजरात में आता है। जल निकास का मतलब है नाली, तो नाली देखिए आप सुदृढ़ तरीके से नाली बना रखी है इन्होंने। ठीक है, फिर आप ये देखिए कुआं, नाली, ये आप देखिए ये रहा कुआं, ये नाली, और स्नानागार, नहाने के लिए अलग से जगह बना रखी है, ये हड़प्पा का। तो इस प्रकार जो है वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सभी जगह पर नगर नियोजन व्यवस्था जो है, नालियों की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई। प्राचीन सभ्यताओं में जल निकास की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी, उतनी शायद विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। घरों के पानी के निकास के लिए नालियों से होता था। नालियाँ गंदे पानी को नगर से बाहर पहुंचाती थी। बड़ी नालियाँ ढकी हुई रहती थी। नालियों को जोड़ने और प्लास्टर में जिप्सम, मिट्टी और चूने का प्रयोग किया जाता था। सड़कों की नालियों में मन होल भी मिले हैं। नालियों के बीच बीच में चैम्बर भी थे, जिनकी सफाई करके कूड़ा करकट निकाल लिया जाता था। तो ये मतलब जल निकास की बहुत ही सुंदर व्यवस्था उस समय बताई गई है। इसके बाद आप एक और चित्र देखिए, ये है धोलावीरा का चित्र। ठीक है, सिंधु सरस्वती का स्थल है ये धोलावीरा का, जहाँ नालियाँ वगैरह बना रखी है, शौचालय बना रखे हैं। यहाँ पर भी कई चीज़ें मिली हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नियोजन कर रखा है इन्होंने। उसके बाद आप इधर देखिए, ये रथ की आकृति है। महाराष्ट्र का देमाबाद है, ये महाराष्ट्र का देमाबाद है। वहाँ पर ये रथ की आकृति वाली एक आकृति मिली है, जिससे पता चलता है कि उस समय रथ भी चलते थे और मनुष्य खुद इनको हाँकता था। तो ये व्यवस्था हमें देखने को मिली, हमें पता चला इसका। फिर उसके बाद आप देखिए लोथल का गोदीवाड़ा, ये बंदरगाह है। लोथल गुजरात में आता है, मैं बता चुकी हूँ। ये गोदीवाड़ा है, यहाँ से बंदरगाह है ये, यहाँ से माल लाया और ले जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो, मुर्दों का टीला, पाकिस्तान में है वर्तमान में। और यहाँ देखिए आप विशाल स्नानागार यानी बाथरूम जो है, शौचालय जो है वो बहुत ही पूरी जगह विशाल स्नानागार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और इसकी खासियत यही है मोहनजोदड़ो की कि यहाँ विशाल स्नानागार और अन्नागार पाए गए। और भी विशेषताएं हम पढ़ेंगे, पर चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना विशाल स्नानागार है। नहाने के लिए कितना बड़ा एरिया रखा जाता था। अब विशाल स्नानागार की विशेषताएं आपके एग्जाम में भी आ चुकी है और बहुत प्रसिद्ध चीज़ है ये, तो उसके बारे में आप देखिए। मोहनजोदड़ो का ये महत्वपूर्ण भवन है, जिसका आकार था 39x23x8 फीट। 39x23x8, ये है स्नानागार का आकार। ठीक है, स्नानागार का आकार है ये। तो 39x23x8 फीट भवन रखा है। इसमें ईंटों की सीढ़ियाँ हैं और 3 तरफ बरामदे हैं, फर्श है, दीवारों पर मिट्टी का प्रयोग है, ईंटों का प्रयोग है दीवारों पर, और कुएं के अवशेष भी मिले हैं साथ में। जल का स्रोत था मतलब, और इसके अलावा छोटे छोटे 8 स्नानागार, बाथरूम भी बनाए हुए थे। तो मोहनजोदड़ो की एक जो विशेषता है वो यही है कि यहाँ स्नानागार बहुत बृहत मिले, विशाल मिले। फिर आता है विशाल अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? अन्न रखने के लिए, धान रखने के लिए इन्होंने अन्नागार बनाए। ठीक है, तो उनकी साइज़ देख लो आप। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से विशाल अन्नागार मिले। मोहनजोदड़ो का अन्नागार यानी मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार बना हुआ था धान वान रखने के लिए, उसकी आप साइज़ देख सकते हैं। उसकी साइज़ थी
45.71 इंटू 15.23 मीटर। 45.71 इंटू 15.23 मीटर का एक विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला। ठीक है। 2 खंडों में विभाजित हड़प्पा के अन्नागार का क्षेत्रफल, हड़प्पा में जो अन्नागार मिला वो उसका क्षेत्रफल देखिए 55 इंटू 43 मीटर। 55 इंटू 43 मीटर, जो पानी से बचाव हेतु ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। तो हड़प्पा में जो अन्नागार बना वो पानी से बचाव के लिए ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था 55 इंटू 43 मीटर क्षेत्रफल के अंदर। प्रत्येक खंड में 6 इंटू 6 की 2 पंक्तियों में चबूतरे बने हुए थे। पंक्तियों में भंडारण कक्ष थे। दोनों के बीच 23 फुट की दूरी रखी गई थी। 6 इंटू 6 की 2 पंक्तियों में भंडारण कक्ष भी है, 23 फुट की दूरी रखी गई। इसका प्रवेश द्वार रावी की ओर था। ये जो अन्नागार बनाए ना इन्होंने, इनका प्रवेश द्वार रावी की ओर रखा गया। अन्नागार मेसोपोटामिया के नगरों से भी थे। मेसोपोटामिया इराक को कहा जाता है, ध्यान रहे। विशाल जलाशय व स्टेडियम के बारे में भी अब देख लेते हैं हम। विशाल जलाशय और स्टेडियम। धोलावीरा के उत्खनन से छोटे जलाशय प्राप्त हुए और तत्कालीन जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी हमें मिली। दुर्ग के दक्षिण में शिला को काटकर, किले के दक्षिण दिशा में शिला मतलब चट्टान को काटकर 95 इंटू 11.42 इंटू 4 मीटर का एक जलाशय बनाया गया। ठीक है, शिला को काटकर 95 इंटू 11.42 इंटू 4 मीटर का एक जलाशय धोलावीरा में बनाया गया। इसके अलावा धोलावीरा से विशाल, इंपॉर्टेंट यही है आपका, धोलावीरा से स्टेडियम मिले, विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं आपके धोलावीरा से। ठीक है, स्टेडियम का आकार इंपॉर्टेंट है। स्टेडियम का आकार है 283 इंटू 45 मीटर। स्टेडियम का आकार कितना है? 283 इंटू 45 मीटर। स्टेडियम के चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने, यानी सीढ़ियाँ बना रखी थी दर्शकों के बैठने के लिए स्टेडियम के चारों तरफ। साथ ही समारोह स्थल दुर्ग की प्राचीर दीवारों से जुड़ा था और उसकी ऊंचाई है, दुर्ग की चौड़ाई है, प्राचीर दीवारों से दुर्ग जो है उसका समारोह स्थल जुड़ा हुआ है। उसकी दुर्ग की 12 मीटर ऊंची चौड़ी दीवारें बनाई गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये आपका जुता हुआ खेत है कालीबंगा में, जुता हुआ खेत कालीबंगा हनुमानगढ़ अवशेष। ठीक है, और शेर चित्र जलाशय धोलावीरा, ये आप धोलावीरा का जलाशय यानी कि पानी के लिए जो व्यवस्था थी उसको आप देख सकते हैं स्टेडियम के अलावा। फिर आता है आपका विशाल गोदी बाड़ा। लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला जिसे पुराविद SR राव ने गोदीवाड़ा, इसको नाम दिया है डोकयार्ड। गोदीवाड़ा तो आप समझ ही सकते हैं बंदरगाह है, लेकिन इसको डोकयार्ड बंदरगाह का नाम माना गया, के रूप में पहचाना गया लोथल में। इसका औसत आकार 214 इंटू 36 मीटर है और वर्तमान में इसकी गहराई 3.3 मीटर मानी गई है। उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार है। उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार मिलेगा आपको। और उसके अलावा जहाँ जहाज आते हैं, प्रवेश द्वार भोगवा नदी से, यानी एंट्री गेट जो है वो भोगवा नदी से जुड़ा है, जिससे गोदी में पानी आता था। इसके अलावा जो हमारे प्रोफेसर हैं राव साहब, उन्होंने क्या लिखा है? राव ने लिखा है कि लोथल की गोदी फिनिशिया और रोम, लोथल की गोदी फिनिशिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित और प्राचीनतम थी। ये राव ने बोला है। ठीक है, कौन राव? SR राव ने बोला है कि लोथल की गोदी फिनिशिया और रोम की गोदियों से भी ज़्यादा विकसित और प्राचीनतम थी। लोथल का डॉकयार्ड वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डॉकयार्ड से बड़ा है। लोथल का जो डॉकयार्ड है वो विशाखापट्टनम में बने हुए डॉकयार्ड से भी बड़ा माना गया है। ठीक है,